Hello students, my name is Lalit Jain. I am mathematics faculty in Resonance Institute. लास्ट लेक्चर में हमने सर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, सर्ट्स में रैशनलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे और ये हमारे नंबर सिस्टम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसका लास्ट लेक्चर है आज। और हमें आज इसके जो प्रीवियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है वो आज डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करना है पूरे चैप्टर से रिलेटेड। उसके अंदर आपका रैशनल नंबर भी होगा, इरेशनल नंबर भी होगा, सर्ट्स भी होंगे, एक्सपोनेंट्स भी होंगे और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी। कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी होगी जैसे केवीपीआई में आई हुई प्रॉब्लम्स या फिर एनटीएससी वगैरह में आई हुई प्रॉब्लम, आईजीएस की प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स if 5 raised to the power x minus 2 into 3 raised to the power 2x minus 3 equal to 135। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली मुझे जनरली दिख रहा है किस तरह का क्वेश्चन है, ये एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर नंबर्स की पावर लगी हुई है 2x minus 2, 2x minus 3, यानी इसको एक्सपोनेंट्स के लॉ के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। ओके, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, अगर मैं एलएचएस पार्ट को देखूं तो 5 की पावर लिखा हुआ है और अगर और एक 3 की पावर लिखा हुआ है, लेकिन राइट हैंड साइड में 135 लिखा हुआ है। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि 135 को 5 और 3 के बेस में कन्वर्ट करना, यानी हम क्या करेंगे 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले अगर मैं इससे बात करूँ तो 3 से डिवाइड होगा, 3 से कितनी बार भी डिवाइड हो जाएगा 45 टाइम, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम और अगेन 3 से करेंगे तो 5 टाइम और 5 1 टाइम। यानी क्या मैं इस 135 को 3 का क्यूब इंटू 5 की पावर मैंने लिख सकता हूँ क्योंकि 3 टाइम्स है और 5 1 टाइम्स है। इस तरफ वही चल रहा है 5 की पावर x माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 3। ओके, तो यहाँ पर हम जब कंपैरिजन करवाते हैं पावर्स का तो 3 का 3 के साथ करवाएंगे और 5 का 5 के साथ करवाएंगे क्योंकि 3 और 5 को प्राइम नंबर से ये एक दूसरे पे कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो 3 की पावर 2x माइनस 3 वो किसके इक्वल होगी 3 के, यानी 2x माइनस 3 इक्वल टू 3 बाय कंपैरिजन। और जो 5 की पावर है x माइनस 2 वो किसके इक्वल होगी 1 के। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से बात करूं तो यहाँ से 2x इक्वल टू ये माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। और अगर मैं सेकंड इक्वेशन से बात करूं तो भी x कितना है 3, मतलब दोनों इक्वेशन से हमारी गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो फाइनली जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने। Question is, if 9 raised to the power n into 3 square into 3 की पावर माइनस n बाई 2 की भी पावर कितनी है माइनस 2 माइनस 27 की पावर n डिवाइडेड बाय 3 raised to the power 3m into 2 raised to the power 3 equal to 1 by 27. Then prove that m माइनस एन इक्वल टू 1। देखो आपको इतना आपका क्वेश्चन है, अगर ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है इफ दिस इक्वल्स टू 1 बाई 27 और आपको प्रूव करना है m माइनस एन कितना होगा 1। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 की पावर n 3 स्क्वायर 3 की पावर माइनस एन बाई 2 और साथ में उसकी भी पावर कितनी है माइनस 2 माइनस 27 की पावर n 3 की पावर 3m एन 2 का क्यूब। अब एक चीज बताओ, मुझे इसमें कुछ ऐसे अगर मैं रिलेट करूँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं ऑब्जर्व करूँ अच्छे से तो 9 3 3 3 ये सब क्या है 27 3 की पावर्स है। तो मैं क्या करना चाहूंगा, इनको सबको 3 बेस में कन्वर्ट करना चाहूंगा। तो यहाँ पर 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर की पावर भी कितनी है n। यहाँ पे ऑलरेडी 3 का स्क्वायर है। अब जब ब्रैकेट लगा होता है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, माइनस माइनस तो हो गया प्लस और 2 से 2 कैंसिल होके कितना दे देगा सीधा सीधा 3 की पावर n। साथ में 27 का मतलब होता है 3 का क्यूब और साथ में चल रहा है n। 3 की पावर 3m 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8 और 1 बाई 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का क्यूब।
यहाँ पर देखेंगे तो 3 की पावर 2 इंटू एन हो जाएगा, यानी 2n हो गया। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर n है। अगर मैं एक साथ अगर पावर्स देखूँ तो एक तो होगा 3 की पावर 2n, 3 स्क्वायर 3 की पावर n माइनस 3 की पावर 3n, सॉरी ये m है, 3 की पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 1/3 का क्यूब। ओके, यहाँ पर अगर सबके बेस सेम है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स सबकी पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 की टोटल पावर कितनी हो गई, 2n प्लस 2 प्लस n माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 1/3 रेज़ टू दी 3। यहाँ पर 2n प्लस n मिलके कितना हो जाएगा, 3n प्लस 2 माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 1/3 का क्यूब। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं 3 का पावर 3n को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से तो मिलेगा 3 का स्क्वायर और यहाँ से मिलेगा 1। भाई यहाँ से 3 की पावर 3n को बाहर लेंगे तो 3 स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर निकल जाएगा और यहाँ से सिर्फ मिलेगा 1। साथ में चल रहा है 3 की पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 1/3 का क्यूब। 3 की पावर 3n को तो चलने देते हैं एज इट इज। 3 स्क्वायर होता है 9, 9 माइनस 1 यानी कि 8 अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 1/3 का क्यूब। 8 से 8 हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर जब x की पावर m अपॉन x की पावर n लिखा होता है, डिवाइड में होता है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस आ जाती है, यानी 3 की पावर 3n में से 3m को माइनस हो जाएगा और इधर 3 की पावर -3 में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जाती है तो पावर किस में चेंज हो जाती है, नेगेटिव में। इन दोनों के बेस सेम है 3 और 3, तो इनकी पावर्स क्या होगी, आपस में इक्वल होगी, यानी 3n माइनस 3m इक्वल टू -3। अगर मैं यहाँ 3 कॉमन ले लूँ तो n माइनस m इक्वल टू -3 होगा। 3 से 3 कैंसिल होकर कितना दे देगा, n माइनस m इक्वल टू -1। लेकिन जो हमें रिजल्ट प्रूव करना है वो m माइनस n है, नॉट n माइनस m। तो अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा या फिर सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो m माइनस n, जब -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के 1 में। और मुझे यही चीज़ प्रूव करनी थी, यानी हमारा हैंस प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Next question is, let R and S be integers. R और S क्या इंटीजर्स है, the 6 raised to the power R plus S into 12 raised to the power R minus S upon 8 raised to the power R into 9 raised to the power R plus 2S equal to is an integer if। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं कि इफ R plus S is less than equal to 0, S is less than equal to 0 and C option is R less than equal to 0 and D option is R is greater than S। ओके, क्वेश्चन है आपके पास R और S इंटीजर्स है, 6 की पावर R प्लस S इंटू 12 की पावर R माइनस S अपॉन 8 रेस टू दी पावर R इंटू 9 रेस की पावर R प्लस 2S इज एन इंटीजर। अब ये पूरा का पूरा पार्ट इंटीजर कब बनेगा, उसके लिए हमें कंडीशन चाहिए और आपको 4 ऑप्शंस दे रखे कि इसमें से कौन सी कंडीशन होगी तब ये एक इंटीजर वैल्यू देगा। अब हमें डायरेक्टली तो पता नहीं चल रहा है कि इंटीजर्स किस तरह का मिलेगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इन सारे नंबर्स को इनके बिल्कुल प्राइम फैक्टराइज कर सकता हूँ, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे फैक्टर्स में डिवाइड करूँ। तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 उसकी पावर R प्लस S। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर R माइनस S अपॉन 8 मतलब 2 का क्यूब, साथ में 3 R चल रहा है तो 3 इंटू R हो जाएगा, और 9 मतलब 3 का स्क्वायर R प्लस 2S। अब ये जो पावर है R प्लस S 2 के साथ भी है और 3 के साथ भी, यहाँ पर 2 के स्क्वायर के साथ भी R माइनस S है, 3 के साथ भी है।
2 के साथ 3 आर है और 3 के साथ में 2r भी है और 2 इंटू 2s भी है। यानी अगर मैं 2 की पावर्स की बात करूँ तो ये तो हो गया r प्लस एस इंटू 3 की पावर r प्लस एस इंटू 2 का स्क्वायर और साथ में r माइनस एस, तो 2 इंटू आर माइनस एस, और ये हो जाएगा 3 की पावर r माइनस एस अपॉन, यहाँ पर चल रहा है 2 की पावर 3r, 3 की पावर 2 इंटू आर यानी 3 की पावर 2r हो गया और साथ में 2 इंटू 2 यानी कि 4s। अब हम क्या करते हैं, 2 की पावर्स को एक साथ लिखते हैं और 3 की पावर्स को एक साथ लिखने का ट्राई करते हैं। तो 2 की पावर एक तो यहाँ पर है r प्लस एस, एक यहाँ है 2 इंटू आर माइनस एस और एक नीचे की तरफ है 3r। तो ये दोनों पावर्स तो आपस में ऐड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है, और ये वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। यानी मैं 2 की पावर टोटली कितना लिख सकता हूँ, r प्लस एस, साथ में कौन ऐड होगा 2 इंटू आर माइनस 2s, 2r माइनस 2s, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस 3r। अब 3 की पावर्स का कंपेयर करते हैं, 3 की पावर्स निकालते हैं। ये तो है r प्लस एस, ये हो जाएगा r माइनस एस, और ये वाली पावर वापस ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, माइनस में माइनस का 2r और माइनस का ही 4s। ओके, तो टोटली 2 की पावर कितनी आ रही है देखते हैं। r और 2r इस माइनस 3r से कैंसिल हो जाएगा, r और 2r मिलकर 3r होगा और 3r माइनस 3r से कैंसिल, s और माइनस 2s मतलब एक माइनस का s बच जाएगा, इंटू 3 की पावर r और r 2r इस माइनस के 2r से कैंसिल, एस एस से कैंसिल हो जाएगा और आर आर से मिलेगा क्या, माइनस का 4s। अब मैंने देखा 2 की पावर्स भी नेगेटिव में है, 3 की पावर भी नेगेटिव में है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1/2 की पावर s और 3 की पावर 4s। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, ये एक इंटीजर वैल्यू मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू। अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूँ, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मान लो मैं s की वैल्यू 0 से बड़ी लेता हूँ, सपोज s की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो 1 क्या दे देगा, 1/2 इंटू 1/3 की पावर 4। नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में नंबर बचेगा, लेकिन नीचे की तरफ अगर नंबर बच गया तो ये इंटीजर तो कभी नहीं मिलेगा। अगर मैं s की वैल्यू 2 लूंगा तो 1/4, और ये कितना दे देगा 3 की पावर 8, ये इंटीजर तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर सपोज मैं s की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, तो किसी की भी पावर 0 होगा मतलब 1, तो 1/1 और ये भी 1/1, यानी ये इंटीजर दे रहा है। लेकिन अगर मैं s की वैल्यू 0 से छोटी मतलब नेगेटिव ले लूं, तो नेगेटिव लेते से ये वापस कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर की तरफ, और जैसे ही ऊपर पहुंचेगा वापस से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा। जैसे अगर मैं s की वैल्यू सपोज -2 ले लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 की पावर -2 इंटू 1/3 की पावर -8, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 8, ये डेफिनेटली क्या होगा, इंटीजर होगा। मतलब मैं यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकाल सकता हूँ कि इफ s इज ग्रेटर देन 0 तो ये इंटीजर पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर s 0 या 0 से छोटा है तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ऊपर जाके वापस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी s इज लेस देन इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, डेफिनेटली इंटीजर, अदरवाइज नहीं होगा। हमें क्योंकि r और s को वैसे भी इंटीजर ही बोला था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 4s to the power x minus 4s to the power x minus 1 equal to 24, then find the value of टू एक्स की पावर एक्स। आपको एक इक्वेशन दे रखी है कि 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24, और आपको निकालनी है इस 2x की पावर x की वैल्यू। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट इस एक्सप्रेशन से कि 4 की पावर x, तो 4 की पावर एज इट इज x। जब पावर माइनस में है तो माइनस में कब गई होगी, जब हमने नीचे 4 की पावर 1 लिखा होगा ताकि x माइनस 1 मिला होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स इक्वल टू क्या हो गया, 24। मैंने देखा यहाँ से 4 की पावर x अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ से तो मिलेगा 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 24। ये तो रहा 4 की पावर x, यहाँ पर एलसीएम आएगा 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू 24, तो 4 की पावर x 4 माइनस 1 यानी 3/4 इक्वल टू 24।
एज इट इज इधर तो 4 की पावर x चलने देते हैं, 4 अगर 3/4 इधर जाएगा तो 4/3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे, नीचे वाला नंबर ऊपर, तो 24 इंटू 4/3, 3 से 24 कटेगा 80 टाइम्स, 8 इंटू 4 यानी कि 32। अब वापस से इक्वेशन आ गए, एक तो 4 बेस में, एक 32 में, कंपैरिजन कर नहीं सकते, तो दोनों को कॉमन बेस में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं कि 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और 32 का मतलब कितना होता है 2 की पावर 5। तो यहाँ से मैंने देखा ये तो हो गया 2 की पावर 2x और ये हो गया 2 की पावर 5, दोनों के बेस 2 हो चुके हैं, यानी कि 2x किसके इक्वल आएगा 5 के, तो x इक्वल टू 5/2, 2x की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू कितनी हो गई है 5/2। लेकिन हम गलती यही करते हैं कि हम यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जबकि हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए 2x की पावर x की, 2x मतलब 5 और उसकी भी पावर कितनी 5/2। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का ट्राई करूं तो 5/2 को मैं 2.5 लिख सकता हूं, यानी ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर हाफ, 5 का स्क्वायर तो होता है 25 और 5 की पावर हाफ कितना हो जाएगा √5, मतलब हमारा फाइनल आंसर कितना होगा 25√5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ, अच्छा क्वेश्चन है, अब बहुत ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन है, और ये भी, इफ x इक्वल टू 1/2 प्लस √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस x² माइनस 11x प्लस 3। देखो आपको x की वैल्यू दे रखी है और पूरे की पूरे क्यूबिक एक्सप्रेशन दे रखा है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी। अगर आप थोड़ा सा इसको सोचोगे तो क्या मैं अगर x की डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा? देखो अगर x³ भी निकालना है, मुझे स्क्वायर भी निकालना है, साथ में x भी रखना है और 4 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके पहले उसके बाद उसको सॉल्व भी करना है प्लस माइनस लगाकर, मुझे नहीं लगता है इतना ईजी काम होगा। तो फिर हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे करें? देखो आपको सबसे पहले x को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, क्योंकि ये 1/2 प्लस √3 है, तो इसको मैं रैशनलाइज करके क्या लिख सकता हूँ, रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर वाले में बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी मैंने क्या कर दिया इसको रैशनलाइज 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो x क्या बन जाएगा 2 माइनस √3 और नीचे की तरफ किस तरह की फॉर्म है a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a² माइनस b², वेयर a इज 2 एंड b इज √3, तो ये बन जाएगा 2 माइनस √3, 2² इक्वल टू 4, 4 माइनस 3, तो नीचे तो बन गया डिनोमिनेटर 1 और ऊपर क्या मिलेगा 2 माइनस √3, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 माइनस √3। अभी भी अगर मैं इस x को यहाँ पर पुट करूंगा तो मुझे नहीं लगता इजी बनेगा, क्योंकि क्यूब वाली इक्वेशंस सॉल्व करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली x² x³ इसकी वैल्यू निकालने का ट्राई करता हूँ कि यहाँ से मैं x इक्वल टू 2 माइनस √3 है, तो अगर इस 2 को मैं इधर लेकर आऊँ तो x माइनस 2 कितना मिलेगा माइनस √3, और मैंने क्या कर दिया स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा मुझे x² चाहिए था, इसलिए मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायर करने के बाद मुझे क्या मिलेगा x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस √3 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a² माइनस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी 4x, और 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस का स्क्वायर प्लस और √3 का स्क्वायर 3, यानी कि फाइनली इक्वेशन जो आपके बनेगी x² माइनस 4x, ये 3 को इधर लेकर आऊंगा तो माइनस हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1, तो x² इक्वल टू कितना मिला 4x माइनस 1, मतलब मुझे x² की वैल्यू मिल चुकी है। मैं चाहूँ तो इसी तरह से x³ को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन उसके बजाय अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। हमारी गिवन एक्सप्रेशन क्या थी जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी थी, x³ माइनस x² माइनस 11x प्लस 3। अब मैंने क्या करा, इसकी फर्स्ट 2 टर्म्स में से x² को कॉमन निकाला, यहाँ से मिलेगा 1 टाइम x माइनस 1 माइनस 11 प्लस 11x प्लस 3, और इस x² के वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। What is x²? x² is 4x माइनस 1, पुट इन दिस इक्वेशन 4x माइनस 1 तो हो गया x², साथ में इससे कौन प्रोडक्ट हो रहा है x माइनस 1 माइनस 11x प्लस 3।
अब ये एक बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन है, तो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी, फिर फर्स्ट सेकंड टर्म से, फिर सेकंड टर्म फर्स्ट से एंड सेकंड टर्म सेकंड से। तो 4x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x स्क्वायर, 4x को -1 से करूंगा तो -4x, -1 को x से करूंगा तो -x एंड -1 इज इक्वल टू +1, -11x + 3। तो 4x स्क्वायर तो एज इट इज माइनस का 4x माइनस का ही x मतलब माइनस का 5x, -5x और -11x मतलब माइनस का 16x, +1 और +3 मतलब प्लस का 4। ओके, अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो मैं अगर 4 को कॉमन ले लूं तो ये क्या मिलेगा, x स्क्वायर -4x + 1। वापस से मैं क्या कर रहा हूँ, x स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन 1 से पुट कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर इज 4x - 1, यहाँ पर -4x और +1 वापस से चल रहा है, 4x से 4x कैंसिल और +1 से -1 कैंसिल, मतलब ब्रैकेट के अंदर सीधा सीधा क्या मिल रहा है, 0, और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। इट मीन्स जो आपकी गिवन एक्सप्रेशन थी उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 0। ओके, अपन इस प्रोसेस में कर क्या रहे हैं, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कैसे करें, किस तरह से समझे इस पार्ट को। तो हम कर क्या रहे हैं, हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी x³ - x² - 11x। हमने सबसे पहले x स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, इससे क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन थी वो x³ से किस में कन्वर्ट हो गई, स्क्वायर में। फिर वापस मैंने x स्क्वायर की वैल्यू पुट करी तो किस में कन्वर्ट हो गई, कांस्टेंट टर्म में, मतलब हम x की पावर को डिक्रीज करते हुए चल रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया कि x स्क्वायर की वैल्यू को x के टर्म में बार बार पुट करते हुए चलते। तो हमारा टारगेट ये होता है कि बड़ी वाली पावर को छोटी पावर में कन्वर्ट करना, कि x की वैल्यू दे रखी थी, x स्क्वायर और x में क्या रिलेशन है, ताकि मैं x स्क्वायर की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ x में पुट कर सकूं और हमारी पावर्स क्या हो जाए, वापस से कम होती चली जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वापस से आपको कुछ एक्सपोनेंट्स फॉर्म में दिया हुआ है कि इफ x raised to the power a equal to a raised to the power x equal to b, b की पावर y equal to c and c की पावर z equal to a, then find the value of x y z। आपको 3 इक्वेशंस दे रखी है, a की पावर x इक्वल टू बी, b की पावर y इक्वल टू सी एंड c की पावर z इक्वल टू a, और आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी। तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि x की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो, z की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि मैं यहाँ से डायरेक्ट x y z तो निकाल नहीं सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, 3 इक्वेशंस को सबसे पहले एक इक्वेशन में कन्वर्ट करें ताकि मैं कंपेरिजन कर सकूँ चीज़ों का और मैं x y z तक पहुँच सकूँ। तो सबसे पहली इक्वेशन जो थी हमारी ax इक्वल टू बी थी, सेकंड इक्वेशन जो है b की पावर y इक्वल टू सी है। अगर मैं इस b को यहाँ पर पुट कर दूँ, इस b की वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में अगर मैं पुट कर दूँ तो क्या मिलेगा, देखते हैं कि भाई b की वैल्यू कितनी थी, a की पावर x, और साथ में पावर कितनी चल रही है, y, यानी कि ये मिलकर कितना बन जाएगा, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होगी, तो a की पावर xy इक्वल टू c। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने b की वैल्यू को उठाकर सेकंड इक्वेशन में पुट करवाया ताकि ये a की पावर x y इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो गई, c में। नाउ जो थर्ड इक्वेशन है हमारी वो क्या है, c की पावर z इक्वल टू a, मैंने वापस से c की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर दिया। तो c की वैल्यू क्या है, a की पावर x y, और साथ में पावर चल रही है z इक्वल टू कितना हो गया, a। तो अगर ये पावर्स ब्रैकेट में लगी हुई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी a की पावर x y z इक्वल टू a, और a का मतलब कितना होता है, 1। तो यहाँ पर देखो दोनों के बेस सेम हो चुके हैं, तो डेफिनेटली ये जो x y z है वो कितना रहा होगा, अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन ऑफ पावर्स, यानी x y z इक्वल टू 1। देखो दोबारा समझते हैं, इसमें हमने क्या करा, इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सॉल्व किया कि फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू उठाकर सेकंड में पुट करी, सेकंड से उठाकर थर्ड में पुट कर दी। तो यानी फर्स्ट से b की वैल्यू को उठाकर यहाँ पे पुट किया, यानी b इक्वल टू a की पावर x था, तो a की पावर x की भी पावर y इक्वल टू c, यानी a की पावर x y इक्वल टू कितना हो गया, c। फिर जो ये c की वैल्यू आई है उसको उठाकर थर्ड इक्वेशन में पुट किया है, c की पावर z इक्वल टू a था, c इक्वल टू a की पावर x y, साथ में z और चल रहा है, और a मिल गया, यानी x y z इक्वल टू कितना मिल गया, 1 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2 की पावर x इक्वल्स टू 4 पावर y इक्वल्स टू 8 पावर z एंड 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 4y प्लस 1 अपॉन 6z इक्वल टू 24/7 फाइंड z। आपको दो इक्वेशंस दी हुई है कि पहले तो कंपैरिजन दे रखा है एक्स वाई जेड, मतलब 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 8 की पावर z, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 1/2x 1/4y 1/6z का सम किसके इक्वल है 24/7 के इक्वल है। आपको z की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ कि हमारा गिवन पार्ट क्या है कि 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 8 की पावर z। क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा मुझे 2 4 8 नजर आ रहा है, मतलब 2 की पावर्स है, मैं भी इनको क्या लिख देता हूँ 2 की पावर्स की फॉर्म में। 4 मीन्स 2 का स्क्वायर, साथ में पावर y चल रही है, 8 मीन्स 2 का क्यूब, साथ में पावर z चल रही है। तो 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 2y इक्वल टू 2 की पावर 3z। तीनों के बेस 2 आ चुके हैं, मतलब इनकी पावर्स आपस में क्या है इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z, मतलब मुझे x y z में एक रिलेशन मिल गया। अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब भी 2 या 3 इक्वल टू लगे होते हैं इक्वेशन के बीच में तो हम उसको किसी कांस्टेंट टर्म के इक्वल मान लेते हैं। मैंने भी क्या मान लिया इसको के इक्वल। यहाँ से मैंने कंपैरिजन करवाया, एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाली इन टर्म्स ऑफ के, तो x इक्वल टू मिल गया मुझे k, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इधर डिवाइड में जाएगा तो k/2, एंड z इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 डिवाइड में जाएगा तो k/3, मतलब हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ k। अब हम अपने इक्वेशन पर आते हैं, जो सेकंड इक्वेशन हमें गिवन है, यानी 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इक्वल टू कितना दिया हुआ है 24/7। यहाँ पर मैंने x, y और z की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट किया इन टर्म्स ऑफ k। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x इक्वल टू k था, y इक्वल टू है k/2 और z इक्वल टू कितना है k/3। यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट कर दी एक्स वाई जेड की इन टर्म्स ऑफ k, और साथ में हमारा 24/7 चल रहा है। ये तो 1/2 के है, 4 से 2 कटेगा तो 2 मिल जाएगा 2 इंटू के, 6 से 3 कटेगा तो 2 मिलेगा 2 इंटू के इक्वल टू 24/7। मतलब अगर मैं LHS पार्ट में देखूँ तो 1/2 के कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स। तो जब x प्लस x करते हैं तो उसको 3x लिखता है। एज इट इज यहाँ पर जब 1/2 के को 3 बार ऐड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ 1/2 के इक्वल्स टू 24/7। इस 3 से 24 को काटेंगे तो ये 8 टाइम कट जाएगा, यानी 1/2 के इज 8/7। तो अगर मुझे 1/k चाहिए तो कितना हो जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 16/7, यानी k इक्वल टू 7/16। मैंने रेसिप्रोकल कर दिया दोनों तरफ, क्योंकि 1/k 16/7 है तो k कितना 7/16। अब लेकिन हमें k की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए z की वैल्यू, एंड z इज k/3 वेयर z इज k/3। तो k यहाँ से निकाला था हमने z इक्वल टू k/3, और k की वैल्यू कितनी आई है 7/16 को भी किससे डिवाइड करना है 3 से। 3 का मतलब 3/1, 1 जाएगा ऊपर 3 जाएगा नीचे, यानी 7/16 इंटू 3 कितना दे देगा 7/48, यानी z की वैल्यू कितनी आई है 7/48। सपोज अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी होती तो k/2 करते, यानी 7/16 का हाफ यानी 7/32, और अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी तो k के इक्वल है ही से, यानी 7/16। हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इफ x रेज टू दी पावर p रेज टू दी पावर q इक्वल टू x की पावर p ब्रैकेट में लिखा हुआ है पावर q, दोनों में कम डिफरेंस है, और आपको फाइंड करना है p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ q। ऑप्शन है आपके पास a इक्वल टू q की पावर 1/q, ऑप्शन b इज 1, ऑप्शन c इज q की पावर q, एंड ऑप्शन d इज q रेज टू दी पावर 1/q-1। देखो आपकी जो इक्वेशन दे रखी वो है x की पावर p की पावर q, और इस तरफ RHS में क्या है x की पावर p और ब्रैकेट में लिखा हुआ है q। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर ब्रैकेट लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंपल है। तो हम इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
इधर तो x की पावर p की पावर q चल ही रहा है, लेकिन जब ब्रैकेट लगा होता है तो पावर्स क्या हो जाती है आपस में, मल्टीप्लाई, यानी कितना दे देगा x की पावर p q। अब देखो दोनों पार्ट्स में दोनों के बेस x और x, यानी कि जब बेस इक्वल है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल, यानी जब कंपैरिजन करवाऊंगा मैं पावर्स का तो यहां से क्या लिख सकता हूं, p की पावर q इक्वल टू पी क्यू। हमें चाहिए वैल्यू p की, तो p को एक तरफ लेके जाना पड़ेगा और जो रिमेनिंग बच गया उसको दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। मैं p को LHS पार्ट में ले जाना चाहता हूँ, तो इस p से क्या करूँगा, डिवाइड, और यहाँ पे मिलेगा q। अब यहाँ पर p की पावर 1 है और इधर q है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स p की पावर फाइनली कितनी हो जाएगी, q माइनस 1, क्योंकि ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू q। अब हमें चाहिए p, तो इस q माइनस 1 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो जब q माइनस 1 को हटाएंगे तो ये q माइनस 1 इस तरफ जाके कितना हो जाएगा, 1 अपॉन q माइनस 1। ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब हम इस तरह नंबर्स को उधर की तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाता है कि 1 अपॉन के साथ में चली जाती है। तो हमारा फाइनली आंसर कितना आया, p इक्वल्स टू q की पावर 1 अपॉन q माइनस 1। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, q की पावर 1 अपॉन q माइनस 1, जो ऑप्शन नंबर डी है। बच्चे इसमें गलती ये करते हैं कि इसको दोनों को इक्वल समझ लेते हैं और p इक्वल टू q लगा के आ जाते हैं, जबकि वो फाइनली हमारा गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ यानी RF ऑफ nth रूट ऑफ a अपॉन b। आपको nth रूट ऑफ a अपॉन b का रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। तो जब मैंने सर्ट्स पढ़ाया था तो सर्ट्स के अंदर आपको बताया था कि व्हाट इज रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब होता है कि नंबर को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो मेरे पास जो नंबर है वो है a अपॉन b की पावर कितना, n। मुझे इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या करना है, रैशनल 1 अपॉन n है, क्योंकि nth रूट लिखा हुआ है। मुझे इसको मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट करना है, रैशनल नंबर में। तो मैंने आपको जब रैशनलाइजिंग फैक्टर बताया था तो रैशनलाइजिंग फैक्टर के अंदर एक कंडीशन मैंने बोली थी कि a की पावर 1 अपॉन n का रैशनलाइजिंग फैक्टर कितना होता है, a की पावर 1 माइनस 1 अपॉन n। तो एज इट इज यहाँ पर a की जगह तो कौन है, a अपॉन b, पावर वही 1 अपॉन n लिखी हुई है, तो यानी यहाँ पर a अपॉन b रैशनलाइजिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन n, मतलब a अपॉन b की पावर कितनी, 1 माइनस 1 अपॉन n। ये आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये लिख सकता हूं n, अगर एलसीएम लूँ तो n माइनस 1 अपॉन n, और अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो a अपॉन b के पावर n माइनस 1 को भी मैं लिख देता हूँ nth रूट में। nth रूट क्यों, क्योंकि 1 अपॉन n का मैंने n बाहर निकाल लिया और a अपॉन b की पावर n माइनस 1 चल रही है, तो nth रूट ऑफ a अपॉन b की पावर n माइनस 1। ये हो गया आपका इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, द नंबर ऑफ इंटीजर्स are such that 1 less than equal to a and less than equal to 100, and a raised to the power a is a perfect square number is। आपको ये निकालना है कि a की कितनी पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज के लिए, जो कि a कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1 से 100, 1 और 100 इंक्लूड है, फिर a की पावर a क्या बन जाना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं सबसे पहले तो कि a की जो रेंज है वो है 1 से 100 और एक क्या है इंटीजर, मतलब a क्या क्या पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 से लेकर कहाँ तक 99 100 तक, मतलब a सारे इंटीजर से 1 से 100 तक। अब मुझे उसमें ये बताना है कि अगर मैं a की वैल्यू को 1 से 100 तक लेता हूँ तो a की पावर a करने पर कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर होगा और कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो जो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे वो कितने नंबर्स होंगे ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं a की वैल्यूज क्या निकली हमारी पास, 1 2 3 से लेकर कहाँ तक 100 तक, 1 बाय 1 करके वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करता हूँ कि जब से सबसे पहले मैं अगर a इक्वल टू 1 लेता हूँ तो a की पावर a कितना हो जाएगा, 1 की पावर 1,
यानी ये 1 मिलेगा, और 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। अगर मैं a इक्वल टू 2 लेता हूँ तो ये क्या बनेगा, 2 का a की पावर a क्या बन जाएगी, 2 का स्क्वायर, और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन अगर मैं a इक्वल टू 3 लेता हूँ तो 3 का क्यूब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर मैं a इक्वल टू 4 लेता हूँ तो 4 की पावर 4, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर का भी स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर बन गया, तो ये भी क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर मैं a इक्वल टू 5 लेता हूँ तो 5 की पावर 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन अगर a इक्वल टू 6 लेता हूँ तो 6 की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 का क्यूब इंटू स्क्वायर, यानी यहाँ पर ये स्क्वायर बन चुका है, मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अगर मैं इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखूँ तो जब a इक्वल टू 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यानी जब a इक्वल टू इवन है तो ये इवन पावर्स कुछ इस तरह की मिलेगी, और इवन पावर को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 इंटू समथिंग में ब्रेक कर सकता हूँ। तो जब मैं 2 इंटू समथिंग में ब्रेक कर सकता हूँ तो मैं इसको इस फॉर्म में जरूर अरेंज कर सकता हूँ कि जैसे a की पावर a है तो मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ वेयर a इज इवन इंटीजर। तो डेफिनेटली फिर ये क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इसमें पावर कितनी आ रही है, 2। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने भी इवन नंबर्स है वो सारे क्या होंगे, पहली चीज तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। और 1 से लेकर 100 में कितने इवन नंबर्स होंगे, 50 इवन नंबर्स होंगे, यानी 50 तो हमारे पास कितने मिलेंगे, इवन इंटीजर्स। अब रही बात ऑड की, तो ऑड के अंदर क्या हो रहा है कि जैसे अगर 1 डाल रहा हूँ तो ऑड, a इक्वल्स टू 1 ऑड है, तो जब 1 डाल रहा हूँ तो भी मुझे क्या मिल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है। तो फिर कब कब ऑड में परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे ये मुझे और कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 1 की पावर 1 परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, 3 की पावर 3 पर नहीं मिला, 5 की पावर 5 पर नहीं मिलेगा, 7 की पावर 7 पर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं 9 की पावर 9 की बात करूँ तो इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, और ये 9, 2 और 9 को अगर मैं आपस में इंटरचेंज करूं तो क्या है, 3 की पावर 9 का होल स्क्वायर बन चुका है, यानी ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि ऑड के अंदर आ रहा है। मतलब जो नीचे वाला नंबर यानी नंबर a अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो भी वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर में। जैसे अगला नंबर ऑड वाला कौन आएगा, 25, और 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर। 2 और 5 को अगर 22 और 25 को मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। एज इट इज 49 बनेगा, क्योंकि 49 का मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर जाएगा। और एक और बचा हमारे पास 81 की पावर 81, क्योंकि ये भी 9 का स्क्वायर होगा, यानी कि 5 नंबर्स और इंक्लूड हो चुके हैं किसमें, 50 इवन नंबर्स में। कौन कौन से, 1, 9, 25, 49, 81, वो नंबर्स जो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर्स है, क्योंकि वो भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, बाद में परफेक्ट स्क्वायर। तो टोटली हमारे पास 50 तो इवन हो गए और 5 हो गए ऑड, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हुए, जो कि a की पावर है पर परफेक्ट स्क्वायर दे देंगे 55। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखूं कि कौन कौन से नंबर होंगे, तो पहली चीज तो सारे इवन नंबर्स प्लस 5 ऑड इंटीजर्स, और 5 ऑड इंटीजर्स में कौन कौन आएगा, 1, 9, 25, 49 एंड 81। तो 50 तो ये, और 50 प्लस 5 यानी कितने हो गए, 55 पॉसिबल वैल्यूज है जिसके लिए की पावर क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Next question is, how many ordered pair x comma y of positive integers satisfying the condition x square minus y square equals to 1002। आपको x और y की x और y पहली चीज तो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, और ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स पॉसिबल है जिसके लिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो, 1002 है। हमें इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर काउंट करने कि कितनी ऑर्डर्ड पेयर x, y के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब मैं डायरेक्ट तो मैं ऐसे वैल्यूज पुट कर करके तो कितनी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है, ये तो मैं चेक नहीं कर सकता। तो मैंने इसका एक मेथड लगाया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी माइनस बी।
सो सेम एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब रही बात 1002 की, भाई ये बताओ ये x और y पॉजिटिव इंटीजर्स है, अगर मैं उन दोनों को आपस में ऐड करूंगा, x प्लस वाई को ऐड करूंगा तो इंटीजर को इंटीजर के साथ ऐड करने पे इंटीजर ही मिलेगा, और जब इंटीजर का डिफरेंस निकालूंगा तो भी क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। मतलब ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो 1002 को भी मैं क्या कर रहा हूँ, दो इंटीजर्स की फॉर्म में ब्रेक कर रहा हूँ। तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 1002 इंटू 1, सेकेंड इज 501 इंटू 2, थर्ड इज अगर मैं 3 की फॉर्म में ब्रेक करूं तो कितना दे देगा, 334 इंटू 3, अगर मैं सपोज 6 की फॉर्म में ब्रेक करूं तो कितना दे देगा, 167। इस तरह के नंबर्स पॉसिबल है, और भी पेयर्स पॉसिबल है। भाई मैं 6 को इधर लिख दूं, 167 को इधर लिख दूं, 3 इधर 2 इधर, तो बहुत सारे पेयर्स पॉसिबल है। लेकिन जैसे अगर मैं फर्स्ट पेयर का बात करूं, फ्रॉम फर्स्ट पेयर, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 1002 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1, मुझे x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ। भाई x प्लस वाई 1002 है, x माइनस वाई 1 है, तो मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ। पहली इक्वेशन थी 1002 x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, जैसे ही मैंने ऐड किया y से y कैंसिल हो, 2 टाइम्स ऑफ x कितना आ गया, 1003। 1003 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये जब ऑड है तो x से डिवाइड कर तो देंगे, लेकिन ये इंटीजर नहीं मिलेगा, और हमें तो क्या चाहिए, x की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू चाहिए। मतलब इस फर्स्ट केस से x तो इंटीजर नहीं आ रहा, मतलब ये हमारा केस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड केस पर आते हैं कि जब x प्लस वाई तो कितना हो जाए 501 और x माइनस वाई कितना हो जाए 2, तो इस बार x प्लस वाई तो था हमारे पास 501 और x माइनस वाई कितना है 2, वापस से मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 503, वापस से क्या बन गया, और ऑड बन गया, तो x की यहाँ से भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू पॉसिबल नहीं, पॉजिटिव तो पॉसिबल है लेकिन इंटीजर पॉसिबल नहीं। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे इंटीजर वैल्यू कब मिलेगी, जब ये वाला नंबर दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद 1003 जो 503 आया है ये इवन बने, तभी तो जाके ये 2 से कैंसिल होगा। मतलब ये नंबर इवन कब बनेगा, जब या तो दोनों ऑड हो जिनको मैं ऐड कर रहा हूं, या दोनों क्या हो, इवन हो, या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो। तो इसका मतलब दोनों ऑड और दोनों इवन वाले केसेस काउंट करते हैं, तो यहां से तो एक ऑड एक इवन आ रहा है, यहां से भी एक ऑड एक इवन आ रहा है, यहां से भी एक ऑड एक इवन, यहां से भी एक ऑड और एक इवन। मतलब कभी भी एक दोनों इवन या दोनों ऑड पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि जब 1002 के अगर मैं फैक्टर्स की बात कर रहा हूं तो कुछ इस तरह के फैक्टर्स मिलेंगे इसके, मतलब 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 1, 2 के मैक्सिमम पावर 1 है, तो या तो वो इधर वाले नंबर्स के साथ काउंट होगा या इधर वाले नंबर्स के साथ काउंट होगा, तो 2 एक ही बार या तो इधर होगा या इधर होगा। मतलब जब 2 होगा जिस तरफ वो इवन होगा, बाकी दूसरी तरफ क्या होगा, ऑड होगा। तो एक बार बताओ, दोनों नंबर्स ना तो कभी इवन आ रहे हैं ना कभी ऑड आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका सम भी कभी इवन नहीं मिलेगा, और जब इवन नहीं मिलेगा तो 2 से डिवाइड होने के बाद वो इंटीजर नहीं मिलेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ऐसी x और y की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है जिसके लिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या बन जाए 1002। There are zero ordered pair of x, y of positive integer which satisfy x square minus y square is equals to 1002। यहाँ पर x और y के कितने पेयर्स है, 0 पेयर्स, कि यहाँ से 0 पेयर्स मिलेंगे किसके, x, y के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the sum of the digits of a number, the sum of the digits of a number is of a number 10 की पावर n minus 1 is 4707 where n is a natural number, then the value of n is, आपको एक नंबर दिया हुआ है 10 की पावर n माइनस 1 और उसके डिजिट्स का सम कितना दिया हुआ है 4707। आपको फाइंड करना है n क्या होगा, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। अब एक बार बताओ 10 की पावर n माइनस 1 क्या होगा, पता नहीं है,
तो 10 की पावर n पता नहीं है, तो मैं सबसे पहले n इक्वल टू 1 पुट करके देखता हूँ कि 10 की पावर n माइनस 1 क्या दे देगा अपनी वैल्यू। 10 माइनस 1 मतलब 9। जब मैं n इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूँ तो 10 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1 कितना दे रहा है, 99। जब मैं n इक्वल टू 3 पुट कर रहा हूँ तो 10 क्यूब माइनस 1 कितना दे रहा है, 999। इस तरह से जब मैं पुट करता जाऊंगा तो n इक्वल टू n पर 10 की पावर n माइनस 1 क्या दे देगा, 99999। अब ये पता नहीं कितनी बार 9 होगा। देखो जब n इक्वल्स टू 1 था, पावर 1 थी तो एक बार 9 आया। जब पावर 2 है 10 पर तो 2 बार 9 आया। जब पावर 3 है तो 3 बार 9 आया। तो जब पावर n है तो कितनी बार 9 आएगा, n टाइम्स। यानी इस 10 की पावर n माइनस 1 का मतलब क्या है कि 9 कितनी बार आएगा, n टाइम्स। ओके, अब हम आते हैं सम ऑफ डिजिट्स की बात कर रहा है, वो नंबर्स की बात तो कर नहीं रहा। सम ऑफ डिजिट्स की बात अगर वो करेगा, अगर 2 बार 9 है तो 9 प्लस 9 मतलब 18 हो गया। 3 बार अगर 9 है तो 9 प्लस 9 प्लस 9 यानी 27 हो गया, मतलब 9 इंटू 3 हो गया। तो यहां पर जब n टाइम्स 9 है तो 9 और 9 को मुझे कितनी बार ऐड करना है, n टाइम्स। जब मैं इसको n टाइम्स ऐड करूंगा इसका मतलब 9 इंटू n हो जाएगा। और इस सम ऑफ डिजिट्स मतलब 9 इंटू एन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4707। जब आप n निकालोगे तो क्या होगा, 4707 को 9 से डिवाइड करना है। जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो 5 टाइम 45 20, 2 टाइम्स 2 बचेगा 27 यानी 3 टाइम, मतलब n इक्वल्स टू कितना होगा, 523। मतलब अगर मैं 10 की पावर 523 माइनस 1 करूंगा तब जाके उसके डिजिट्स का सम कितना मिलेगा, 4707। एक और क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है अ नंबर विद 8 डिजिट, अ नंबर विद 8 डिजिट is a multiple of 73 and 137. The second digit from the left equals to 6, then find the sixth digit from the left। देखो आपका क्वेश्चन है कि एक 8 डिजिट का नंबर है जो कि 73 और 137 दोनों का क्या है, मल्टीपल है। और दोनों प्राइम नंबर से, इसका मतलब 73 इंटू 137 के मल्टीपल की फॉर्म में होगा। और वो जो 8 डिजिट नंबर है उसके लेफ्ट से सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट से सेकंड डिजिट कितनी है, 6 है। और आपको भी ये फाइंड करना है कि उसकी लेफ्ट से 6 डिजिट क्या होगी। अब पहली चीज जो आपका गिवन नंबर है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 73 एंड 137। दोनों प्राइम नंबर से, यानी कि 73 और अगर 137 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना मिलेगा, 10001। मतलब जो नंबर है वो किसका मल्टीपल हुआ, मल्टीपल ऑफ 10001। हमारा जो नंबर था गिवन नंबर वो 8 डिजिट का नंबर था। हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली इस चीज को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सपोज मैं ABCD कोई 4 डिजिट नंबर को 10001 से मल्टीप्लाई करने का ट्राई करता हूँ कि कोई 4 डिजिट का नंबर था ABCD, मुझे मल्टीप्लाई करना है 10001 से। तो व्हाट इज द वैल्यू, सबसे पहले 1 ABCD से मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा, ABCD। उसके बाद 3 बार 0 मल्टीप्लाई होंगे यानी 0 0 0 0, फिर 0 0 0 0, अगेन 0 0 0 0, और वापस 1 मल्टीप्लाई होगा ABCD से तो क्या मिलेगा, ABCD। यानी अगर मैं इनका सम करूं तो व्हाट इज द वैल्यू, ABCD। मतलब मैं किसी भी 4 डिजिट नंबर को अगर 10001 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसकी डिजिट्स 2 बार रिपीट हो जाएगी। 2 बार क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो मुझे ये पता है कि ABCD इंटू 10001 क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ ABCD। अब उसने ये बोला है कि सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, इधर से लेफ्ट होगा, लेफ्ट से सेकंड डिजिट यानी B की वैल्यू कितनी है, 6।
और पूछा क्या है 6 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से छठे नंबर पर भी कौन आ रहा है, बी, यानी ये बी कितना होगा 6। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो फर्स्ट लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट है वो लेफ्ट से 5 डिजिट के इक्वल होगी, लेफ्ट से सेकंड डिजिट लेफ्ट से 6 डिजिट के इक्वल होगी, लेफ्ट से थर्ड डिजिट लेफ्ट से 7th डिजिट के इक्वल होगी, और लेफ्ट से 4th डिजिट लेफ्ट से 8 डिजिट के इक्वल होगी। तो जब अगर सेकंड डिजिट 6 है तो 6 डिजिट भी कितनी होगी 6, आपस में क्या होगी इक्वल। ये एक फिक्स पैटर्न होता है इस 10,001 का कि ये क्या कर देता है डिजिट्स को वापस से रिपीट करवा देता है 4 डिजिट्स के बाद। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आईएसओ वगैरह में। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम अगले टर्न पर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।